तो चलिए आज बात करते हैं उस अदृश्य नेटवर्क की, उस इनविजिबल नेटवर्क की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र की। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना? हमारे चारों तरफ एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जो हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बिना आज की जिंदगी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही है तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि ये सेवा गतिविधियां हैं क्या, फिर देखेंगे कि ये अर्थव्यवस्था के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं, और फिर व्यापार, रिटेल और होलसेल की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये सेवा गतिविधियां या टर्शरी एक्टिविटीज, जिन्हें हम तीसरे स्तर की आर्थिक गतिविधियां भी कहते हैं, आखिर हैं क्या? आइए इसे समझते हैं। मतलब बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो ये वो काम है जहां कोई चीज बनाई नहीं जाती, बल्कि सेवाएं दी जाती हैं। ये सेवाएं अमूर्त होती हैं, मतलब हम इन्हें छू नहीं सकते, लेकिन इनका अनुभव कर सकते हैं। और इन सेवाओं के बदले में फीस, सैलरी या मुनाफे के तौर पर पेमेंट की जाती है। अच्छा, अब इन उदाहरणों को देखिए। डॉक्टर, टीचर, वकील, प्लम्बर, ये लिस्ट देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये सेवाएं हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा हैं। ये वो सभी लोग हैं जो अपनी स्किल, अपनी एक्सपर्टीज हमें देते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि सेवाएं क्या होती हैं, पर अगला सवाल ये उठता है कि ये किसी भी इकोनॉमी के लिए इतनी जरूरी क्यों है? जरा एक पुल की तरह सोचकर देखिए इसे। एक तरफ है किसान जो कच्चा माल उगा रहे हैं, ये हुआ प्राइमरी सेक्टर। दूसरी तरफ है फैक्ट्रियां जो सामान बना रही हैं, ये हुआ सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन उस सामान को हम तक यानी कस्टमर तक कौन पहुंचाएगा? बस यहीं पर आता है सर्विस सेक्टर का रोल। ये एक बहुत जरूरी लिंक बनाता है। ये देखिए, ये स्लाइड पूरी इकोनॉमिक चेन को कितने साफ तरीके से समझा रही है। प्राइमरी सेक्टर ने कच्चा माल दिया, सेकेंडरी सेक्टर ने उसे तैयार माल में बदला, और फिर आया टर्शरी सेक्टर, जिसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, कम्युनिकेशन जैसी सेवाएं शामिल हैं, जिसने उस माल को हम तक पहुंचाया। अगर यह पुल ना हो तो पूरी चेन ही टूट जाएगी। और हाँ, ये एक बहुत ही कमाल का इंडिकेटर है। किसी देश का आर्थिक विकास कहाँ तक पहुंचा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां की कितनी आबादी सर्विस सेक्टर में काम करती है। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, विकसित देशों में ज्यादातर लोग सेवाओं से जुड़े हैं, जबकि विकासशील देशों में आज भी प्राइमरी सेक्टर जैसे खेती का दबदबा ज्यादा है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और बात करते हैं टर्शरी एक्टिविटीज के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य। ट्रेड यानी व्यापार, इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। कहीं और बनी चीजों को खरीदना और फिर मुनाफा कमाने के मकसद से उन्हें बेचना। पूरी कमर्शियल दुनिया इसी एक विचार पर टिकी हुई है। लेकिन एक बात है, व्यापार हर जगह एक जैसा नहीं होता। गांव के बाजार, जिन्हें हम मंडी या हाट भी कहते हैं, वहां लोकल जरूरतें पूरी होती हैं, जबकि शहर के केंद्र बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। वहां वकीलों और डॉक्टरों जैसी प्रोफेशनल सेवाओं से लेकर यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक सब कुछ मिलता है। वजह साफ है, शहरों की बड़ी आबादी और उनकी ज्यादा खरीदने की क्षमता। अच्छा, अब आते हैं व्यापार के उस हिस्से पर जिससे हम सबका रोज पाला पड़ता है, रिटेल ट्रेडिंग यानी खुदरा व्यापार। रिटेल ट्रेडिंग मतलब वो आखिरी पड़ाव जहां कोई भी सामान सीधा हम जैसे ग्राहकों तक पहुंचता है, चाहे वो नुक्कड़ की दुकान हो या कोई बड़ा सा मॉल, ये सब रिटेल का ही हिस्सा है। इसे हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है स्टोर आधारित यानी वो दुकानें जहां हम खुद जाते हैं, और दूसरा है नॉन स्टोर, जहां बिना दुकान के ही सामान बेचा जाता है। और ये तरीका तो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और नॉन स्टोर रिटेलिंग के तो कितने ही रूप हैं और हम सब इनसे वाकिफ भी हैं। सड़क किनारे ठेले वालों से लेकर इंटरनेट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तक, और यहां तक कि वेंडिंग मशीनें, ये सभी तरीके बिना किसी पारंपरिक दुकान के सामान हम तक पहुंचाते हैं। अब अगर हम दुकानों की बात करें तो यहां भी कई तरह की वैरायटी है। चेन स्टोर जैसे कि सुपरमार्केट बल्क में खरीदकर लागत कम करते हैं और हमें सस्ते दाम पर सामान दे पाते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर एक ही छत के नीचे सब कुछ बेचते हैं। और फिर हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, जो अक्सर ग्राहकों के फायदे के लिए नए नए इनोवेशन करने में सबसे आगे रहते हैं। तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस सिस्टम को समझते हैं जो इन रिटेलर्स को सामान पहुंचाता है, यानी थोक व्यापार या होलसेल।
तो होलसेल ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब है बड़ी मात्रा में यानी बल्क में सामान बेचना। यहाँ खरीदार हम जैसे आम ग्राहक नहीं बल्कि रिटेलर्स होते हैं जो फिर उस सामान को आगे बेचते हैं। और ये जो लाइन है ना, ये बहुत जरूरी है। खुदरा विक्रेता अक्सर थोक विक्रेता की पूंजी पर चलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थोक विक्रेता सिर्फ सामान ही नहीं देते, वो अक्सर छोटे दुकानदारों को क्रेडिट यानी उधार भी देते हैं। कई छोटे दुकानदार अपना बिजनेस चलाने के लिए होलसेलर्स की इसी पूंजी पर निर्भर होते हैं। तो ये पूरा फ्लो काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर्स से बल्क में सामान खरीदा, उसे रिटेलर को माल और उधार दोनों दिया और फिर रिटेलर ने वो सामान हम तक पहुंचाया। ये पूरी एक चेन है जो माल और पैसे दोनों पर टिकी है। ये सवाल सुनने में जितना आसान है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है और इसके पीछे छिपी है दूरी को मात देने की एक शानदार कहानी, एक ऐसी चुनौती जिसे इंसान सदियों से हल करने में लगा हुआ है। तो दूरी को पाटने का हमारा सबसे पहला और सबसे बुनियादी तरीका था ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। ये वो फिजिकल नेटवर्क है, वो नसें हैं जिन्होंने सिर्फ सामान को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। मतलब सीधा सा है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन ये जो साधारण सी लगने वाली प्रक्रिया है ना, यही हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, ट्रांसपोर्ट का काम सिर्फ सामान ढोना नहीं है, ये वैल्यू बनाता है। जरा सोचिए, एक किसान के खेत में जो सब्जियां उगती हैं, जब वो ट्रांसपोर्ट होके शहर के बाजार तक पहुंचती हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है। ये जो वैल्यू एडिशन है ना, ये ट्रांसपोर्ट की वजह से ही तो मुमकिन है। मगर एक मिनट, जब हम दूरी की बात करते हैं तो क्या हमारे दिमाग में सिर्फ किलोमीटर आते हैं? दरअसल दूरी के और भी कई मतलब हैं जो हमारे हर फैसले पर असर डालते हैं। असल में दूरी को 3 तरीकों से देखा जा सकता है: किलोमीटर में, समय में और लागत में। कई बार जो रास्ता सबसे छोटा होता है वो सबसे तेज नहीं होता, और जो सबसे तेज होता है वो सबसे सस्ता नहीं होता। हम सब हर दिन इन तीनों के बीच ही तो बैलेंस बनाते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापी जाती तो फिर हम समय के हिसाब से दुनिया का नक्शा कैसे बना सकते हैं? और ज्योग्राफर्स के पास इसके लिए एक कमाल का तरीका है। इन्हें कहते हैं आइसोक्रोन लाइंस। ये मैप पर बनी वो लकीरें हैं जो उन सभी जगहों को जोड़ती हैं जहां तक आप एक फिक्स टाइम में पहुंच सकते हैं। जैसे ये नक्शा दिखा सकता है कि दिल्ली के सेंटर से आप 30 मिनट में मेट्रो से कहां-कहां पहुंच सकते हैं। इससे किसी शहर की असली कनेक्टिविटी का पता चलता है। अच्छा, तो हमने चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में तो महारत हासिल कर ली। इसके बाद इंसान के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती थी विचारों को, इंफॉर्मेशन को तुरंत पहुंचाना। और यहीं से शुरू हुई कम्युनिकेशन की क्रांति। ये टाइमलाइन देखिए, सफर कितना लंबा रहा है। पहले के जमाने में आइडियाज को भी किसी इंसान या जानवर के साथ भेजना पड़ता था। टेलीग्राफ ने पहली बार संदेश को सफर से आजाद किया। और आज तो इंटरनेट ने समय और दूरी के कॉन्सेप्ट को लगभग खत्म ही कर दिया है। एक तरफ टेलीग्राफ जो अपने समय में एक बहुत बड़ी क्रांति था, और दूसरी तरफ आज का इंटरनेट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये एक ऐसी क्रांति है जिसने हमारे बात करने, काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो सोचिए, जब आपके पास तेज ट्रांसपोर्ट और इंस्टेंट कम्युनिकेशन दोनों हो तो क्या होता है? तब जन्म होता है एक नई तरह की इकोनॉमी का, सर्विस इकोनॉमी। ये वो इंसानी नेटवर्क है जो आज दुनिया की अर्थव्यवस्था का असली इंजन है। ये सर्विसेज असल में हर जगह हैं। हमारे पड़ोस की किराने की दुकान से लेकर बड़े डॉक्टर के क्लिनिक तक और एक वकील के दफ्तर तक, ये सब मिलकर हमारी आधुनिक दुनिया का ताना बाना बुनते हैं। चलिए, अब इन तीनों नेटवर्क्स को यानी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और सर्विस को एक साथ एक्शन में देखते हैं। और इसके लिए भारत के मुंबई शहर से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। हम बात करेंगे मुंबई के डब्बा वालों की। 1,75,000 काफी बड़ा नंबर है ना? पर यह है क्या? ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें मुंबई के डब्बा वाले हर रोज, जी हां, हर एक दिन खाना पहुंचाते हैं। ये एक ऐसी सर्विस है जो घर का बना खाना ऑफिस तक पहुंचाती है, और इसे दुनिया के सबसे कुशल लॉजिस्टिक सिस्टम्स में से एक माना जाता है। तो ये करते कैसे हैं ये सब? उनका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है साइकिलें और मुंबई की लोकल ट्रेनें। उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है एक बेहद सरल लेकिन अचूक कलर कोडिंग सिस्टम। और नतीजा, एक ऐसी सर्विस जिसकी एक्यूरेसी पर दुनिया भर के मैनेजमेंट गुरु हैरान हैं। और ये कोड डब्बा वाला सिस्टम की पूरी कहानी कह देता है।
ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सबसे असरदार नेटवर्क हमेशा सबसे हाईटेक नहीं होते। कभी-कभी सबसे आसान दिखने वाले उपाय ही सबसे बेहतरीन होते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि आज के समय में ज्यादातर नौकरियां हैं कहाँ? क्या वो फैक्ट्रियों में है या फिर खेतों में? सच कहूं तो इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे, और बस यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो पिछले सवाल का जवाब है सर्विस सेक्टर। जी हाँ, सेवा क्षेत्र। यही हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की नींव है, और यहीं पर पिछले कुछ दशकों में सबसे बड़ा एक तूफानी बदलाव देखने को मिला है। ये स्लाइड ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। जो भी डेवलप्ड देश है, वहाँ ज्यादातर लोग अब सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। मतलब खेती बाड़ी या फैक्ट्रियों में सामान बनाने वाले काम या तो वहीं रुके हुए हैं या फिर कम हो रहे हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा है। अच्छा, इस सर्विस सेक्टर को और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसका सबसे बड़ा और सबसे मजेदार उदाहरण देखते हैं। टूरिज्म यानी कि पर्यटन। मतलब सीधी सी बात है, जब लोग काम के लिए नहीं बल्कि घूमने फिरने, मजे करने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए कहीं जाते हैं, तो उसे ही पर्यटन कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी एक्टिविटी नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी, जी हाँ, सबसे बड़ी सर्विस बेस्ड एक्टिविटी है। इसका स्केल, इसका पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। अंदाजा लगाइए ये सेक्टर कितना बड़ा है। ये दुनिया भर में सीधे सीधे 25 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। सोचिए, ये तो कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। और इकोनॉमी पर इसका क्या असर है? पर्यटन उद्योग पूरी दुनिया की कुल जीडीपी में लगभग 40% का योगदान देता है। मतलब साफ है, ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही पावरफुल इंजन है। तो लोग जाते कहाँ हैं और क्यों? खैर, कुछ को भूमध्य सागर के गर्म समुद्री तट पसंद है, तो कुछ को भारत का पश्चिमी तट। कुछ लोग पहाड़ों की बर्फीली चोटियों को देखने जाते हैं, तो कुछ खूबसूरत झीलों और वादियों के लिए। और हाँ, ऐतिहासिक इमारतें, आर्ट और किसी जगह का कल्चर, ये तो हमेशा से ही बहुत बड़े आकर्षण रहे हैं। और ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि टूरिज्म कैसे बदल रहा है। अब सिर्फ बड़े बड़े होटलों की बात नहीं होती, अब होमस्टे का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें यात्री किसी स्थानीय परिवार के साथ रहकर वहाँ के कल्चर को करीब से महसूस करते हैं। भारत में गोवा, कुर्ग जैसी जगह इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। चलिए अब आर्थिक सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं। टूरिज्म जैसी सेवाओं से आगे बढ़कर अब हम बात करेंगे उस इकोनॉमी की जो पूरी तरह से ज्ञान और सूचना पर आधारित है। यहाँ ना 2 लेवल हैं। पहला, चतुर्थक गतिविधियां जो नॉलेज पर बेस्ड हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना, पढ़ाना या फिर रिसर्च करना। और फिर आता है अगला लेवल, पंचमक गतिविधियां, जिन्हें गोल्ड कॉलर जॉब्स भी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो टॉप लेवल के फैसले लेते हैं, जैसे बड़ी कंपनियों के सीईओज, टॉप साइंटिस्ट्स और पॉलिसी बनाने वाले लोग। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। डेवलप्ड देशों में आज 50% से ज्यादा लोग इसी नॉलेज सेक्टर में काम करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इकोनॉमी अब दिमाग की ताकत पर चल रही है, सिर्फ जिस्मानी ताकत पर नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये सारा ज्ञान आधारित काम पूरी दुनिया में फैल कैसे रहा है? इसका जवाब है आउटसोर्सिंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई कंपनी अपना कोई काम खुद करने के बजाय किसी दूसरी कंपनी को दे देती है तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसका मकसद होता है खर्च कम करना और काम को और बेहतर तरीके से करवाना। तो कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं? वजह साफ है, उन्हें दूसरे देशों में कम कीमत पर स्किल्ड लोग मिल जाते हैं। खासकर उन जगहों पर जहां लोग अंग्रेजी बोल सकते हों, वहां तो ये और भी आसान हो जाता है। ऊपर से ऑफिस और दूसरे खर्चे भी बहुत कम होते हैं। और इसी वजह से भारत, चीन और फिलीपींस जैसे देश आउटसोर्सिंग के बहुत बड़े हब बन गए हैं, और इस वजह से यहाँ लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। लेकिन इस नई इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। ये एक ऐसी खाई बना रही है जिसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया में कुछ लोगों के पास तो कंप्यूटर, इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है जो इससे पूरी तरह से दूर है। ये एक नए तरह का भेदभाव है, और ये खाई 2 लेवल पर दिखती है। एक तो अमीर और गरीब देशों के बीच, और दूसरी एक ही देश के अंदर शहरों और गांवों के बीच। जैसे अपने देश में ही देख लीजिए, महानगरों और दूर दराज के गांवों के बीच कितना बड़ा डिजिटल फासला है। ज्ञान की ये खाई एक वाकई बड़ी चुनौती है,
और मज़े की बात यह है कि आज हमने जो भी जानकारी साझा की है वो एक ऐसे ही सोर्स से आई है जो इसी खाई को भरने का काम कर रहा है। जी हाँ, आज की ये सारी जानकारी ई पाठशाला यूट्यूब चैनल की स्टडी मटेरियल से ली गई है, जो इसी नॉलेज गैप को कम करने के लिए काम कर रहा है। उनका एक मैसेज है, वो कहते हैं अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको सच में उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ई पाठशाला यूट्यूब चैनल। और यहाँ है वो सबसे ज़रूरी सोच जिसके साथ हम आज की बात खत्म करेंगे। आपकी एक शेयर किसी और छात्र का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती है। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगली बार तक सोचते रहिए।